साथियों नमस्कार। आज हम ये इकोनॉमिक्स का थर्ड वीडियो होगा। इसमें जानेंगे जीडीपी के इतिहास के बारे में कि कैसे जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का ये असेसमेंट होने लगा इंडिया में, हिस्ट्री क्या था इसका, और साथ ही साथ जानेंगे घरेलू क्षेत्र क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या शामिल है। एक ज़रूरी सूचना, यदि आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका नाम है अल्टीमेट एस्पायरेंट्स। इसमें आपको ऑडियो न्यूज़ मिलेगा रेडियो की भांति, साथ ही साथ पीडीएफ मिलेगा, और ये इन दोनों से आप नोट्स भी बना सकते हैं डेली। यदि डेली करंट अफेयर्स पढ़ा जाए तो जो एग्ज़ाम के टाइम वार्षिकांक, ईयरली मैगजीन वगैरह पढ़ा जाता है, उसमें क्या होगा, सहूलियत होगी, एक तरह का रिवाइज हो जाएगा। तो आप जुड़ सकते हैं। जीडीपी क्या होता है, इसके डेफिनेशन पहले जानते हैं। अगले अगले वीडियो में जानेंगे जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, जीडीपी पूरा रूप ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन, सकल घरेलू उत्पाद का जीडीपी का परिभाषा क्या हो सकता है। एक वित्तीय वर्ष में, एक निश्चित वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष, इंडिया में वित्तीय वर्ष क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसी को तो वित्तीय फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। तो सकल घरेलू उत्पाद का डेफिनेशन क्या हो सकता है, एक वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के अंदर भारत में या किसी देश में, अलग अलग देश का अलग अलग फाइनेंशियल ईयर होगा, तो भारत की बात कर रहे हैं, भारत की जीडीपी तो भारत होगा। एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के सभी निवासियों के द्वारा घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु या सेवा के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। तो यहाँ पर एक वित्तीय वर्ष समझ में आ गया, अलग अलग देश का अलग अलग होता है। इंडिया के कंटेक्स्ट में 1 अप्रैल से 31 मार्च के अंदर भारत में, किसी देश मतलब भारत में, सभी निवासी, ये वाला सभी निवासी क्या होता है इसको भी समझेंगे, सभी निवासियों के द्वारा घरेलू सीमा, ये भी समझेंगे, घरेलू सीमा के भीतर सभी अंतिम वस्तु या सेवा के मौद्रिक मूल्य, उसका जो प्राइस कितना है उसको टोटल काउंट करके ऐड किया जाता है, वही जीडीपी कहलाता है। अंतिम, इसमें वित्तीय वर्ष तो समझ में आ गया, 1 अप्रैल से 31 मार्च। किसी देश मतलब भारत। निवासी मतलब क्या होता है, सभी निवासी, निवासी का मतलब क्या होता है, रेजिडेंट, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेजिडेंट। इसको आप नोट कर सकते हैं। जीडीपी का डिफिनेशन है, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के सभी निवासियों के द्वारा घरेलू सीमा के भीतर सभी अंतिम वस्तु या सेवा के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। अब आगे जानते हैं सभी निवासी क्या होता है, घरेलू सीमा क्या होता है, अंतिम वस्तु मतलब क्या है, मौद्रिक मूल्य तो उसका मॉनेटरी वैल्यू कितना है, मौद्रिक कीमत कितना है।
मतलब उसका कितना कीमत है बोल सकते हैं, मौद्रिक मूल्य, उसी को जीडीपी कहते हैं। निवासी क्या है? निवासी या रेजिडेंट बोलते हैं इसको। निवासी मतलब नागरिक एक होता है, प्लस गैर नागरिक, दोनों को ही निवासी कहा जाता है। मतलब जो निवासी का अर्थ क्या है, सामान्य निवासी नॉर्मल रेजिडेंट का अर्थ है कोई भी देश, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मान लेते हैं भारत, ठीक है, भारत में कोई व्यक्ति, कोई कंपनी जो पिछले 1 वर्ष से, क्या है ड्यूरेशन टाइम, 1 वर्ष से रह रही है, कोई व्यक्ति हो, कोई कंपनी हो, कोई फर्म हो, अदर कोई भी चीज़ हो, ठीक है, कोई इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन, कोई व्यक्ति या कोई संस्था हो जो 1 वर्ष में इंडिया में रह रही है, और साथ ही साथ उसके जो आर्थिक हित हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आर्थिक हित मतलब उसका इनकम भी इंडिया से हो रहा है, खर्च भी इंडिया में ही कर रहे हैं अधिकतर वो, और आय खर्च कमाई और खाना भी इंडिया से ही खा रहे हैं, ठीक है, यही होता है जनरली आर्थिक हित, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं जॉन नाम का व्यक्ति है, विदेशी है, ठीक है, नागरिक है अमेरिका का, जॉन एक अमेरिका का नागरिक है, सिटीजन है, इंडिया में पिछले 2 साल से रह रहा है या 1 साल से रह रहा है, 2 वर्ष से या 1 साल से इंडिया में, और इंडिया में वो कमा रहा है, इंडिया का ही खा रहा है, इंडिया में ही अधिकतर पैसा खर्च कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंडिया का निवासी हो जाएगा। हालांकि ये नागरिक नहीं होगा, निवासी होगा। नागरिक और निवासी में क्या अंतर है? नागरिक इसको बोलेंगे जिसके पास नागरिक जो सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट है वो रहता है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, अदर जितने भी जिसमें कि जन्म हो, डेट ऑफ बर्थ हो, कहाँ का नागरिक है, ये सब क्षेत्र लिखा हो, ये सब इंक्लूड रहता है, उसे ही कहते हैं नागरिक, सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट, तो वो नागरिक कहलाता है। और गैर नागरिक किसको बोलते हैं, या गैर नागरिक को जनरली निवासी कहते हैं। निवासी मतलब जो इंडिया में 1 साल से रह रहा है और आर्थिक हित यानी इंडिया में ही कमा रहा है, इंडिया में ही खर्च कर रहा है, इंडिया में ही खा रहा है, तो उसे बोलेंगे निवासी। नागरिकता, ये तो पॉलिटिकल ये चैप्टर है। सिटीजनशिप एक्ट के तहत 5 तरह से नागरिकता ली जा सकती है, जन्म से, रजिस्ट्रेशन से, और क्षेत्र के समावेशन से। इंडिया में कोई नया क्षेत्र इंक्लूड हो जाता है तो वहाँ के नागरिक, वहाँ के लोग भी हो जाएंगे भारत के नागरिक। तो इसी तरह 5 क्षेत्र हैं टोटल, 5 मतलब तरीका, ये पॉलिटिकल चैप्टर है। तो निवासी क्या है? कोई भी व्यक्ति या कंपनी जो 1 वर्ष से भारत में रह रहा है और आर्थिक हित कंपनी का, जैसे कि इनकम, खर्च और खाना इंडिया में ही कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे निवासी, रेजिडेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा नागरिक और गैर नागरिक क्या है। गैर नागरिक ही निवासी कहलाते हैं। सभी, ध्यान से सुनना, आपको सभी नागरिक निवासी होते हैं, लेकिन सभी निवासी नागरिक नहीं, क्योंकि नागरिक तो इंडिया में रह रहा है जन्म से ही, तो निवासी तो हुआ ही। और गैर नागरिक भी निवासी होंगे यदि वो 1 साल से इंडिया में रह रहे हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आर्थिक हित, जैसे आय, इनकम, उनका खर्च, खाना इंडिया में हो रहा है। जरूरी नहीं है निवासी केवल व्यक्ति होंगे, कंपनी भी हो सकता है जो इंडिया में अपना फैक्ट्री स्टेब्लिश किया, इंडिया में ही सामान बेच रहा है, इंडिया में ही खर्च कर रहा है, इंडिया में ही रह रहा है 1 साल से अधिक। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा निवासी क्या होता है। आगे चलते हैं। अब घरेलू सीमा क्या है? घरेलू क्षेत्र बोलिए या घरेलू सीमा बोलिए, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या होता है डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया के संदर्भ में? घरेलू क्षेत्र या सीमा, तो ये इंडिया है।
भारत है। तो भारत का ये पूरा स्थलीय भाग घरेलू सीमा है। इंडिया का ये मैप है, तो भारत का जितना भी लैंड पार्ट है भूमि वाला, वो तो सब के सब क्या है, घरेलू क्षेत्र। इसके अतिरिक्त इधर इस स्थल से लेकर, जिसे बेस लाइन कहते हैं, आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल, 12 समुद्री मील तक, जिसे कहा जाता है समुद्री सीमा। समुद्री क्षेत्र या समुद्री सीमा। तो इंडिया के लैंड पार्ट से इधर 12 नॉटिकल माइल तक समुद्री एरिया भी घरेलू सीमा के अंतर्गत आता है, 12 नॉटिकल माइल तक। ओके, तो घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत पूरा लैंड पार्ट आएगा, पूरा समुद्री सीमा। घरेलू क्षेत्र मतलब इंडिया का जहाँ भी घरेलू सीमा या घरेलू क्षेत्र या आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। इंडिया का जहाँ भी ये इंडिया का भौगोलिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, सामुद्रिक सीमा, वायुमंडल, सीमा के अंतर्गत जल क्षेत्र और अदर पार्ट्स। तो जान लेते हैं क्या क्या शामिल है घरेलू क्षेत्र या सीमा में, या आर्थिक क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। तो इंडिया का पूरा भौगोलिक क्षेत्र शामिल है, जिस इंडिया का ये नक्शा है, तो ये पूरा लैंड पार्ट। टोटल समुद्री सीमा मतलब 12 नॉटिकल माइल तक, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक, ये इंडिया का नक्शा है, इधर से 12 नॉटिकल माइल तक समुद्री सीमा है। साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र, जहाँ भी इंडिया का राजनीतिक क्षेत्र है, वो जैसे अंडमान निकोबार में इंडिया है, इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर, तो वो भी घरेलू सीमा आ गया। यदि घरेलू क्षेत्र का डिफिनेशन पूछा जाए, घरेलू क्षेत्र या सीमा, डोमेस्टिक टेरिटरी का डिफिनेशन क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं किसी देश का वह क्षेत्र जहाँ पर उस देश के निवासी, उस देश का सामान, उस देश का मुद्रा का प्रवाह आसानी से हो। घरेलू क्षेत्र किसी देश का वह क्षेत्र है जहाँ पर पीपुल यानी कि लोग, निवासी, गुड्स मतलब सामानों का या फिर मनी का आसानी से फ्लो हो, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो उसे ही घरेलू क्षेत्र कहेंगे। क्या क्या शामिल होता है घरेलू क्षेत्र में? पूरे इंडिया का भौगोलिक क्षेत्र हो गया, समुद्री सीमा यानी कि 12 नॉटिकल माइल तक, राजनीतिक क्षेत्र जहाँ भी इंडिया का स्टेब्लिश है जिस क्षेत्र में, वो घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब इसमें अपवाद कुछ होता है, ये तो होता है भौगोलिक क्षेत्र समुद्री सीमा। अब अपवाद जो कि इंडिया के भौगोलिक क्षेत्र में आता है। इंडिया के जहाज, चाहे वो पानी वाला जहाज हो या फिर हवा वाला जहाज हो, एरोप्लेन हो जैसे कि एयर इंडिया हो गया, या फिर पानी वाला जहाज हो गया, वेसल जिसको बोलते हैं। साथ ही साथ इंडिया का कोई जहाज है, इंडिया के निवासी का कोई जहाज है, या इंडिया के निवासी का कोई एरोप्लेन है जैसे कि एयर इंडिया है, वो अमेरिका में भी राजस्व प्राप्त कर रहा है। जैसे एयर इंडिया मानते हैं एग्जाम्पल में, एयर इंडिया, इसको समझना आपको बड़ा ही कोर कॉन्सेप्ट है, पूछा जाता है पीटी में एग्जाम्पल में, कौन घरेलू सीमा के अंतर्गत शामिल होगा। तो एयर इंडिया तो अमेरिका का है, सॉरी इंडिया का है ये। एयर इंडिया इंडिया का एयर सेवा प्रोवाइड करने वाला एक है कंपनी। तो ये यदि जापान और रूस के बीच एरोप्लेन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एयर इंडिया, तो ये भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत आएगा। हालांकि ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो जापान और रूस के बीच प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन घरेलू सीमा इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा, और घरेलू सीमा के अंतर्गत जितने भी आते हैं सबका जो राजस्व है, रेवेन्यू, वो जीडीपी में कैलकुलेट होगा। तो एयर इंडिया, आपको याद रखना कि इंडिया का कोई भी जहाज हो, इंडिया का कोई भी एरोप्लेन हो जो विदेशों में भी अपना सेवा दे रहा है, वो घरेलू सीमा के अंतर्गत आएगा क्योंकि वो इंडिया का है। ओके, उसी तरह पानी वाला जहाज है, प्रशांत महासागर में वो सर्विस दे रहा है इंडिया का, तो ये भी अटलांटिक महासागर में अपना सर्विस दे रहा है, इंडिया का है,
तो वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होगा और उसका जो रेवेन्यू होगा, इनकम वगैरह, वो जीडीपी में शामिल होगा। तो एक अपवाद ये हो गया। अगला अपवाद है जहाज के अलावा इंडिया के जो मत्स्यन होता है, फिशिंग वेसल्स, मत्स्यन करने वाले वाहन वगैरह, तो ये भी मत्स्यन जो अलग अलग देशों के समुद्र में यदि मछली पकड़ा जाता है, वो भी इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में होगा शामिल, क्योंकि ये इंडिया का वेसल है। जिसमें भी टैग लग गया इंडिया का है, वो विदेशों में भी सर्विस दे रहा है, तो वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होगा। ये हो गया फिशिंग वेसल। ऑयल यानी कि तेल और प्राकृतिक गैस, तेल एवं प्राकृतिक गैस का जो रिक्स होता है, कंटेनर, वो विदेशों में सेवा कर रहा है इंडिया का, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। यानी बेसिकली याद रखना, कोई भी चीज़ जो ऑपरेट किया जा रहा है और उसका मालिक इंडिया के निवासी है, ये इंडिया का कोई कंपनी है, तो वो सब के सब इंडिया के घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत शामिल होगा। और एक अपवाद है दूतावास, एम्बेसी। जैसे कि हर एक कंट्री में अलग अलग देशों का दूतावास क्षेत्र होता है, एम्बेसी एरिया होता है। जैसे कि ये भारत है, तो भारत के मान लेते हैं दिल्ली में अमेरिका का यहाँ पर है दूतावास, एम्बेसी। यहाँ पर अमेरिका के एक ऑफिशियल रहते हैं। दूतावास का बेसिकली डिप्लॉय किया जाता है दोनों देशों के अच्छे संबंध के लिए। अमेरिका का कोई नागरिक आया यहाँ पर, वो मान लिया जाए भारत के लोग उसको बोल रहे हैं ये आतंकवादी है, तो उसको चेक करने का काम यही डिफाइन करेगा, सुनिश्चित करेगा कि ये आतंकवादी नहीं है। कौन? अमेरिकी दूतावास। ठीक है। तो दूतावास भी, जैसे इंडिया का दूतावास, इंडिया का राजदूत अमेरिका में रह रहा है, तो वो भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होगा, क्योंकि ये तो इंडिया का रह रहा है, यूएसए में डिप्लॉय किया गया, लेकिन है तो इंडिया का, इसलिए। उसी तरह इंडिया में अमेरिका का दूतावास रह रहा है, अमेरिका का एम्बेसी, अमेरिका के राजदूत रह रहे हैं जिस क्षेत्र में, वो अमेरिका के घरेलू क्षेत्र में शामिल होगा, ना कि इंडिया में। इंडिया में रह रहे हैं लेकिन है तो अमेरिका का, इसलिए वो अमेरिका में शामिल होगा। और ये इंडिया के जो दूतावास अदर कंट्री में, विदेशों में रहते हैं, जैसे अमेरिका में, रूस में, बांग्लादेश में, फ्रांस में, तो वो सब के सब इंडिया के जीडीपी में भी शामिल होगा और इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होगा, क्योंकि जो भी चीज़ें डोमेस्टिक टेरिटरी, घरेलू क्षेत्र में शामिल होता है, वो सब के सब रेवेन्यू इंडिया के जीडीपी में कैलकुलेट किया जाता है। तो दूतावास भी समझ में आ गया, ये भी इंक्लूड होता है घरेलू क्षेत्र में। अब उदाहरण कुछ देखते हैं जो कि घरेलू सीमा में या घरेलू क्षेत्र में शामिल होगा। एयर इंडिया एक एयरप्लेन्स प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड करता है। ये जापान और रूस में अपना सेवा दे रहा है, भारत में सेवा दे नहीं रहा है। क्या डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होगा? यस या नो? यस होगा, क्योंकि है तो इंडिया का, भले ही वो विदेशों में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये अब पानी वाला जहाज है कोई भारत का, भारत के निवासी का या भारत की कंपनी का, वो अलग महासागरों में, विदेशी महासागरों में, जैसे प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर में अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसका रेवेन्यू जीडीपी में शामिल होगा, यानी कि ये घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। भारत का दूतावास, भारत का राजदूत या दूतावास फ्रांस में रह रहा है, तो ये इंडिया की जीडीपी में शामिल होगा। यस, क्योंकि है तो भारत का, रह रहा है फ्रांस में लेकिन है भारत का। इंडिया में, भारत में अमेरिका के या यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड के राजदूत, उसी तरह भारत में अमेरिका का राजदूत रह रहा है, तो वो कहाँ होगा? किसके घरेलू क्षेत्र में? अमेरिका के घरेलू क्षेत्र में होगा। रह रहा है भारत में लेकिन है तो अमेरिका का। ठीक है, तो इतना जो है अपवाद है, इसको ध्यान में रखना है आपको। बताना है आपको, भारत में
कोई कंपनी है, भारत में कोई कंपनी है जिसका मालिक अमेरिका का कोई रेजिस्टेंट है, निवासी है, अमेरिका के मतलब लोगों के द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है, तो ये क्या भारत के घरेलू क्षेत्र में होगा? नहीं। काम कर रहा है भारत में लेकिन है अमेरिका का, तो ये अमेरिका के घरेलू क्षेत्र में इंक्लूड होगा। कोई भारत का कंपनी है, सामान्यतः रिलायंस कंपनी, ठीक है, भारत का रिलायंस कंपनी अपना ये सेवा या उत्पादन वगैरह कर रहा है जापान में, तो क्या ये भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होगा? नहीं होगा। तो आप कहेंगे तो एयर इंडिया किससे शामिल हो गया? वो अपवाद है। अपवाद में क्या ध्यान में रखना है? इंडिया का कोई भी एयर कंपनी है, एयर इंडिया है, एरोप्लेन सर्विस प्रोवाइडर है, कोई भी जहाज है, शिप, कोई भी पानी वाला जहाज, कोई भी मछली पकड़ने वाला वाहन है, कोई भी राजदूत है, यही 4 चीज़ें इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होता है। इसके अलावा अदर जितने भी कंपनी है, जैसे कि रिलायंस कंपनी जापान में है, ओपन किया, अपना प्रोडक्शन वगैरह कर रहा, वहीं पर सामान बेच रहा है, तो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल नहीं होगा। ध्यान रखना, एयर इंडिया यानी कि एरोप्लेन सर्विस प्रोवाइडर, शिप पानी वाला जहाज, मछली वेसल मछली पकड़ने वाला कोई भी वेसल, राजदूत, इन चारों के अलावा जितने भी है वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में शामिल नहीं होगा। उसी तरह कोई कंपनी है इंडिया में जो अमेरिका का कंपनी है, अमेरिका के निवासी के द्वारा, उसका मालिक है, उसी के निवासी की तरह ऑपरेट किया जाता है, लेकिन काम कर रहा है इंडिया में प्रोडक्शन वगैरह, तो ये इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होगा, क्योंकि काम कर रहा है इंडिया के अंदर, इंडिया के टेरिटरी के अंदर, इसलिए। अपवाद आपको ध्यान रखना है, ये एयर इंडिया, शिप, एयर इंडिया मतलब ये एरोप्लेन सर्विस प्रोवाइडर, शिप पानी वाला जहाज, मछली पकड़ने वाला कोई वाहन, ऑयल गैस कंटेनर और राजदूत। ऑयल गैस कंटेनर भी विदेशों में सेवा करते हैं, तो वो भारत के ही घरेलू क्षेत्र में अंतर्गत आते हैं। फिर से समझते हैं, एक कंपनी है भारत का जो अमेरिका में सेवा दे रहा है, क्या ये भारत की जीडीपी यानी कि भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी में, घरेलू क्षेत्र में शामिल होगा? नहीं शामिल होगा, क्योंकि कंपनी है इंडिया का लेकिन सर्विस तो यूएसए में दे रहा है। अपवाद में कौन कौन है? अपवाद में है एयर इंडिया जो एरोप्लेन सर्विस प्रोवाइडर करता है, पानी वाला जहाज जो कि ट्रेड करता है वाटर के माध्यम से, फिशिंग वेसल जो कि मछली पकड़ने वाला वाहन वगैरह रहता है, राजदूत, और प्राकृतिक गैस और ये तेल प्रोवाइडर, कंटेनर वगैरह जो विदेशों में काम करते हैं, यही इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होते हैं। इसके अलावा जितने भी अदर कंपनी है वो इंडिया के टेरिटरी में शामिल नहीं होगा। जैसे एक कंपनी है अमेरिका में, इंडिया का कंपनी है लेकिन अमेरिका में ये सर्विस दे रहा है, और इन चारों पांचों में से कोई नहीं है, तो वो शामिल नहीं होगा, यह अपवाद को छोड़कर। एक कंपनी है यूएसए का, यूएसए के लोगों के द्वारा ऑन किया जाता है, उसका मालिक है, ऑपरेट भी किया जाता है, मैनेज भी करता है, भारत में उत्पादन कर रहा है, तो ये भारत की जीडीपी में शामिल होगा, भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होगा। तो यहाँ पर आपको प्रश्न आना चाहिए कि कंपनी तो यूएसए का है, तो यूएसए के डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होगा? नहीं। यही 4-5 हैं जो एयर इंडिया है, शिप जलीय सेवा प्रदान करने वाले जहाज हैं, इन चारों के अलावा जितने भी कंपनी है वो जिस क्षेत्र में काम करेगा उसी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होगा। जैसे यूएसए का कंपनी फ्रांस में काम कर रहा है, तो वो फ्रांस के डोमेस्टिक टेरिटरी में होगा, इन 4-5 को छोड़कर। भारत का राजदूत जापान में डिप्लॉय किया गया है, तो भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी में होगा, यस। यूएसए का राजदूत इंडिया में काम कर रहा है, तो यूएसए के डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होगा, यस। तो ध्यान में रखना, ये अपवाद को छोड़कर जितने भी अदर कंपनी वगैरह है वो जिस क्षेत्र में काम करता है उसी क्षेत्र के डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होता है। टाटा एक कंपनी, इसने एक कंपनी इस्टेब्लिश किया अमेरिका में, तो ये क्या भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होगा? नहीं, क्योंकि इन अपवाद को छोड़कर है ये। टाटा क्या इन 4-5 में से आता है? नहीं। सामान्य कंपनी है टाटा और अमेरिका में काम कर रहा है, तो जिस क्षेत्र में काम करेगा उसी क्षेत्र के जीडीपी में शामिल होगा। अब जानते हैं सामान्य निवासी नॉर्मल रेजिडेंट क्या है। सामान्य
निवासी। निवासी किसको बोलते हैं? नागरिक और गैर नागरिक दोनों। इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, कोई व्यक्ति या कोई संस्था, कोई कंपनी, कोई फर्म भारत में 1 वर्ष से अधिक समय से रह रही मतलब निवास कर रही है, साथ ही साथ इनका जो आर्थिक हित है, इनकम, खर्च, खाना पीना यहीं पर इंडिया में हो रहा है, तो वो भारत के निवासी कहलाएंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसके उदाहरण। निवासी के उदाहरण कौन है? कोई अमेरिका का पर्यटक है, टूरिस्ट है, भारत आया घूमने, कितने माह के लिए? 2 से 3 महीने यहाँ पर ठहरा, तो ये क्या भारत के निवासी होगा? नहीं होगा निवासी, क्योंकि केवल 2 से 3 महीने रहा। और यही एक वर्ष से अधिक रह जाएगा तो ये निवासी कहलाएगा। मान लेते हैं WHO में या कोई UNO में, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ये, इसमें कोई भारत का नागरिक, भारतीय काम कर रहा है 1 साल से अधिक, तो वो उस देश का निवासी कहलाएगा। लेकिन 1 साल से कम है तो उस देश का निवासी नहीं कहलाएगा। जैसे एक और है बॉर्डर वर्किंग एरिया, जो कि सीमा से सटे इधर उधर काम करते हैं। जैसे नेपाल है और भारत दोनों का बॉर्डर शेयर करता है, तो भारत के लोग यहाँ पर जाते हैं कुछ महीने काम करने के लिए, नेपाल के लोग इंडिया में आते हैं, बिहार में, खासकर यूपी बिहार में, तो ये क्या उस देश का निवासी हो जाएंगे? नहीं, जिस देश से बिलोंग करते हैं उसी देश का रहेंगे ये। अगला है कोई भी इंडिया का लोग बाहरी संस्था में काम कर रहा है 1 साल से अधिक, तो वहाँ का निवासी वो कहलाएगा। जनरली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग जिस देश से बिलोंग करते हैं, जैसे कि UNO में, WHO में, वो उसी देश के निवासी कहलाते हैं, नागरिक कहलाते हैं। जैसे अमेरिका को कोई व्यक्ति इंडिया का कोई व्यक्ति UNO में काम कर रहा है, तो वो जैसे इंडिया का कोई व्यक्ति UNO और WHO में काम कर रहा है, 1 साल से अधिक हो गया तो वहाँ का निवासी कहला सकता है, लेकिन 1 साल से कम है तो नहीं। और एक बात, जितने भी राजदूत से संबंधित, राजदूत या दूतावास के ऑफिशियल में काम करने वाले लोग होते हैं विदेशी, वो उसी देश का कहलाएंगे जिस देश से वो बिलोंग करते हैं। जैसे कोई अमेरिका का राजदूत रह रहा है इंडिया में, तो उसके साथ बहुत सारे स्टाफ वगैरह रहते हैं, ऑफिशियल रहते हैं, तो ये क्या भारत के निवासी कहलाएंगे? नहीं, क्योंकि साफ साफ इसमें लिखा गया है कि जो राजदूत होते हैं, राजदूत में काम करने वाले लोग, ऑफिसर्स वगैरह टाइप का, वो उसी देश से बिलोंग करते हैं जिस देश के वो नागरिक हैं, ना कि भारत का, क्योंकि ये तो काम करने के लिए आए, इनका पर्पस उद्देश्य काम करना, ना कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट। उसी तरह यदि भारत के एम्बेसी या राजदूत या दूतावास कहाँ काम कर रहे हैं? अमेरिका में, विदेश से अमेरिका में, तो ये भारत के निवासी होंगे, भारत के रेजिडेंट काउंट होंगे, ना कि अमेरिका के। तो ये ध्यान में रखना है कि दूतावास में काम करने वाले लोग होते हैं जो उसी देश से निवासी कहलाएंगे जिस देश से वो बिलोंग करते हैं, जिस देश से वो संबंधित है, ना कि जिस देश में काम करते हैं। तो ये था सामान्य निवासी और घरेलू क्षेत्र। बड़ा ही एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, पेचीदा टॉपिक है। तो आगे पढ़ेंगे GDP का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। अंतिम मूल्य क्या है ये भी जान लेते हैं। अंतिम मूल्य, फाइनल प्राइस। अंतिम वस्तु किसको बोलेंगे? क्योंकि GDP में अंतिम वस्तु के मूल्यों की गणना की जाती है। अंतिम वस्तु या सेवा, कोई भी वस्तु या सेवा किसी व्यक्ति या संस्था के लिए यदि आखिरी हो, अब उसका वो उपभोग करेगा, तो उसे क्या बोलेंगे? अंतिम वस्तु बोलेंगे, फाइनल प्रोडक्ट बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है, श्याम नाम का एक क्या है व्यक्ति है, वह एक होटल चलाता है, इसने 5 kg क्या खरीदा? आलू खरीदा, सब्जी बनाने के लिए। तो क्या ये आलू श्याम के लिए अंतिम प्रोडक्ट होगा? नहीं। अंतिम वस्तु वैसे वस्तु को कहेंगे जिसका अब उपभोग होगा, यानी उसका यूज किया जाएगा डायरेक्टली। अब उसमें कोई वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन, मूल्य वृद्धि नहीं किया जाएगा। अभी 5 kg ये आलू खरीदा श्याम, होटल में बनाएगा सब्जी बनाने के बाद इसमें कुछ वैल्यू ऐड करेगा, अपना सेवा का मूल्य ऐड करेगा,
कीमत बढ़ाएगा तभी वो तो परोसा जाएगा ग्राहकों के लिए, तो ग्राहकों के लिए वो अंतिम उत्पाद होगा सब्जी, लेकिन श्याम के लिए तो ये अंतिम नहीं है क्योंकि इसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है। उसी तरह वाई नाम की एक चिप्स कंपनी है जिसने 1 टन आलू खरीदा चिप्स बनाने के लिए, तो इस कंपनी के लिए अंतिम उत्पाद नहीं है, इस कंपनी के लिए अंतिम उत्पाद नहीं, इससे जो खरीदेगा फाइनल जो कंज्यूम करेगा चिप्स खाएगा उसके लिए वो अंतिम प्रोडक्ट होगा, क्योंकि वैल्यू एडिशन वहाँ तक होता है जब तक कि अंतिम उपभोक्ता तक वस्तु नहीं पहुँच पाता। जनरली अंतिम वस्तु वैसे वस्तु या सेवा को कहेंगे जिसमें अब वैल्यू एडिशन नहीं होगा, उसमें उसको कंज्यूम किया जाएगा, उसी को अंतिम वस्तु कहते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट खरीदा क्या, सब्जी मंडी से खरीदा 1 kg भिंडी, तो वो इसके लिए अंतिम वस्तु होगा। उसी तरह यदि कोई बड़े सब्जी मंडी से एक छोटे से फार्मर खरीदता है 1 मन यानी कि 40 kg भिंडी, तो उसके लिए अंतिम वस्तु नहीं होगा क्योंकि ये अभी बेचेगा दूसरे को, तो ये होता है अंतिम वस्तु। 5 kg आटा कोई परिवार खरीदता है रोटी बनाने के लिए खाने के लिए, तो उसके लिए अंतिम वस्तु है। उसी तरह यदि 50 किलो आटा कोई खरीदता होटल वाला, तो उसके लिए वो अंतिम प्रोडक्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें वैल्यू एडिशन होगा। होटल वाला उससे रोटी वोटी कुछ भी बना सकता है, ब्रेड वगैरह बना सकता है और वो परोसेगा जिस कंज्यूमर को, ग्राहक को, उसके लिए अंतिम वस्तु होगा क्योंकि इसमें वैल्यू एडिशन होगा उसके सर्विस का। तो जीडीपी क्या है, किसी देश के अंदर एक निश्चित वित्तीय वर्ष में उस देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत समस्त निवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु या सेवा के मौद्रिक मूल्य को ही जीडीपी कहते हैं। तो आज हमने क्या जाना, वित्तीय वर्ष क्या होता है, निवास